Hello everyone, can you hear me? Yes, sir. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। कोई डाउट है आपको लोगों को पिछले क्लास में या जो भी क्लासेस हुई हैं? कोई डाउट है तो बताइए। मैट्रे, हर्षित, खसपेल। संडे को तो होली था, इसलिए मैं होली था इसलिए मैं क्लास नहीं ले पाया। ऐसे मैं हर संडे इंशाल्लाह क्लास लूंगा। डाउट के साथ साथ क्लासेस रेगुलर वाली भी रहेंगी। ऐसे कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। चलिए, तो हम लोग पिछले क्लास में, मैं थोड़ा रिवीजन करा दूं, पिछले क्लास में हम लोगों ने पूरा कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ लिया कि कोऑर्डिनेशन नंबर होता है नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबरिंग। उसमें ये भी पढ़ा कि किसी भी सिंपल क्यूबिक का जो नियरेस्ट नेबरिंग होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, एफसीसी का 12 होता है, बीसीसी का 8 होता है। कैसे होता है ये भी आप समझ गए और डायरेक्ट भी याद रखना है। कोऑर्डिनेशन नंबर के बेसिस पर ये पता चल गया कि सबसे क्लोजली पैक्ड जो है वो एफसीसी है, मोर क्लोजली पैक्ड है, वैकेंट स्पेस इसमें सबसे कम होगा। उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर के बेसिस पर 3 नियरेस्ट डिस्टेंस पढ़ा आपने, नियरेस्ट और फिर कहते हैं नेक्स्ट नियरेस्ट और नेक्स्ट टू नेक्स्ट। एससीसी में नियरेस्ट ए है, फिर √2a है, फिर √3 है। बीसीसी में 3 नियरेस्ट डिस्टेंस जो है वो √3a/2 है, फिर ए है, फिर √2a है। उसी तरह एफसीसी में 3 नियरेस्ट डिस्टेंस जो था वो आपका था a/√2 एंड a एंड √2a। बोलिए, यहीं तक पढ़े थे ना हम लोग? शायद न्यूमेरिकल कर रहे थे। Yes. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में लिखिएगा, उसके बाद हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। आपको लिखिएगा कि कंपाउंड crystallizes in cubic system in which atom of X present at alternate corner atoms of Y present at alternate faces and atoms of Z present at alternate edges. Write the formula of compound. क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने? हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन लिख लिया? सर एक मिनट। अच्छा, लिखिए।
बोलिए। लिख लिया यशवर्धन, हसपेल, सबका आंसर आया? चलिए कोई बात नहीं है, आगे लिख लिया सारे लोग? हाँ चलिए ठीक है। तो देखिए सारे लोग गौर से सुनिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यूब आपके पास है और आप अपने रूम में भी बैठे हुए, उसको भी चेक कीजिएगा। मैं पहले आपको इस तरह समझाता हूं। ये आपके पास है, तो देखिए मान लीजिए अगर आपके पास एक कॉर्नर ये है, और से सुनिएगा, देखिए तो देखिए क्यूब में अल्टरनेट कॉर्नर जो होंगे वो 4 होंगे। देखिए गौर से सुनिए, एक इसको रेफरेंस लेते हैं, इसको देखिए यहां रखा आपने अपने रूम में, कोई एक कॉर्नर मार लीजिए, तो देखिए इसको छोड़कर ये आ रहा है कि नहीं, जल्दी बताइए। इसके रेस्पेक्ट में ये अल्टरनेट है, हाँ या ना, जल्दी बताइए सारे लोग। Yes, sir. ठीक है, ये अगर है तो इसको छोड़कर यहाँ देखिए, ये इसके इस वाले में भी कॉर्नर है, बताइए अल्टरनेट है, हाँ या ना, जल्दी बोलिए। इसके रेस्पेक्ट में भी इसको छोड़कर यहाँ है, देखिए इसके रेस्पेक्ट में इसको छोड़कर यहाँ है, देखिए इसके रेस्पेक्ट में इसको छोड़कर यहाँ है, इसके रेस्पेक्ट में इसको छोड़कर यहाँ है, 4 अल्टरनेट कॉर्नर हो। यहाँ लैंग्वेज मीनिंग से भी 8, देखिए ऐसे भी जानते हैं आप टोटल 8 होता है, इंग्लिश की मीनिंग के लिहाज से भी 4, लेकिन इंग्लिश की मीनिंग चलेगी नहीं, कंसेप्ट चलेगा। अल्टरनेट कॉर्नर समझ के डायरेक्ट याद रखिए, अपने रूम में भी एक को टॉप मान लीजिए और उससे तरह आप मिला के देख लीजिए, और मैंने डायग्राम बना के भी समझा दिया, किसी के भी रेस्पेक्ट में चेक कर लीजिए। इसके रेस्पेक्ट में देखिए इसको छोड़ करिए, इसके रेस्पेक्ट में देखिए इसको छोड़ करिए, इसके रेस्पेक्ट में इसको छोड़ करिए, देखिए सब आ रहा है कि नहीं, 4 ही अल्टरनेट कॉर्नर होंगे कि नहीं, जल्दी बताइए सारे लोग। Yes, sir. मैट्री, खसपेल, यशवर्धन, समझ में आया? Yes, sir. Yes, अब sir. आई, वेरी गुड। पिछले क्लास में ये तो हम पढ़ा चुके थे, अल्टरनेट फेसेस 2 होते हैं। Yes, sir. दोबारा आपको बना देते हैं। तो यही सब चीजें सॉलिड स्टेट में समझकर आपको लर्न करनी है। हाँ, कोई समझाने को कहे तो समझा देना है, और इतनी दफा एक था ये और एक था ये। अब आइए अल्टरनेट एजेस, भी 4 होगा, टोटल एजेस 12, अल्टरनेट एजेस 4। कैसे, ध्यान दीजिए, अपने रूम से भी समझ सकते हैं इसको इमेजिन करके, और मैं बना के भी समझा रहा हूं आपको। अल्टरनेट एजेस, देखिए कैसे ये एजेस है, गौर से सुनिए, इसको छोड़कर यहाँ आ रहा है कि इसके रिस्पेक्ट में ये अल्टरनेट है, हाँ या ना, जल्दी बताइए सारे लोग। ए अल्लाह, बोलिए ना। ठीक, अगर यहाँ है तो इसको छोड़कर यहाँ अल्टरनेट एजेस है, हाँ या ना, जल्दी बताइए। हेलो, कोई बोल ही नहीं रहे, गलत Yes, बात है ना। sir. हाँ वेरी गुड। अब देखिए ये है तो इसको गौर से सुनिए, तो सबके रेस्पेक्ट में अगर ये है तो देखिए इसके रेस्पेक्ट में इसको छोड़कर ये है, ये अगर है तो इसको छोड़कर यहाँ है, ये है तो इसको छोड़कर यहाँ है, देख लीजिए आप, ये है तो इसको छोड़कर यहाँ है अल्टरनेट एजेस। डिड यू अंडरस्टैंड?
तो अगर आप यहाँ दीजिएगा तो यहाँ अगर यहाँ देते हैं तो यहाँ 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 यहाँ, और अपने रूम में भी देख लीजिए, अपने रूम के ऊपर दीजिए, उसके नीचे दीजिए, सामने वाले पर एज दीजिए, नीचे वाले के एज दीजिए, चारों एक दूसरे का देख लीजिए, चेक करके अल्टरनेट एजेस होगा। हाँ या ना जल्दी बोलो, सच सच बोलो। इमेजिन हुआ कि नहीं हुआ? यशवर्धन जी, खसपेल जी, हारिशित, मैट्री। सर ये तो और ज्यादा नहीं चाहिए थे। हाँ बोलिए बोलिए। सर ये थोड़े और ज्यादा नहीं आने चाहिए थे। कैसे बताइए, कैसे आएगा अल्टरनेट एजेस? आने चाहिए नहीं है, क्यों आना चाहिए? सर कंसेप्ट से। जैसे हाँ कंसेप्ट सपोज देख लें। हमने कोई सर सपोज मैं मान लेता हूँ वो ब्लू वाला जो ऊपर को है, ऊपर की हाँ साइड को। हाँ 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 यस। सर इसको ऑल्टरनेट हम इसके राइट वाला मान सकते हैं, मतलब इसको, राइट के नीचे वाला। ये है ना, ये इसको सर छोड़कर ये है ना, इसको नहीं छोड़कर नहीं सर, ये है, नीचे को नीचे को। ये इसके रेस्पेक्ट में इधर से। नहीं सर, जो नीचे को वर्टिकल लाइन खींची है ना, उसके हिसाब से कह रहा हूँ। इसके रेस्पेक्ट में कौन वाला? बताइए आप, मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूँ, बताइए। ये तो एडजेसेंट हुआ, इसके रेस्पेक्ट में ये एडजेसेंट हुआ, इसके रेस्पेक्ट में ये एडजेसेंट हुआ, इसके रेस्पेक्ट में ये सर एडजेसेंट हुआ। सर जो वो ब्लू वाला है ना, जिस स्क्वायर में है वो पीछे की ये जो साइड है, को। ये। हाँ जी सर। हाँ अब बताइए इसके बाद, हाँ बताइए इसको एक सर जो उसके हम्म, लेफ्ट को नीचे को है, राइट को नीचे को, सॉरी। अच्छा, इसके रेस्पेक्ट में राइट क्या हुआ? इसका राइट किधर हुआ? इधर, ये इधर, सर पर सर इधर। राइट। हाँ हाँ, और इसके मतलब सर हाँ याद नहीं, पीछे वाला एज कह रहा हूँ। हाँ तो सही तो है। देखिए इसके रेस्पेक्ट में, देखिए मैं पूरा केस बता दूं, आप इसी को लेके चलिए, इसको इस पर रखा आपने, तो देखिए यस ठीक है, तो ये तो एडजेसेंट हुआ, देखिए इसको छोड़कर ये आ गया, क्लियर है कि नहीं? इस ये है तो ये एडजेसेंट है, इसको छोड़कर ये आ गया, देख लीजिए आप, ये है इसको छोड़कर यहाँ आ गया, सही तो है सर, सब मतलब रेस्पेक्ट। जब हमें सिर्फ एडजेसेंट वाला लेना है। नहीं एडजेसेंट वाला नहीं लेना है ना, एडजेसेंट अल्टरनेट का मतलब क्या होता है? एक को छोड़कर, आप उस वक्त से नहीं समझ रहे हैं, कॉर्नर इसको छोड़कर, ये अल्टरनेट का मतलब ये होता है एडजेसेंट को छोड़कर, आप नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है? ये हुआ। फेसेस को भी नहीं बस आप समझाया था, ये दीवार है उसके रेस्पेक्ट में सामने वाला, ये है बगल वाली दीवार के रेस्पेक्ट में सामने वाला, सर एडजेसेंट एक बार आप प्लीज, सर एक बार आप हर एच पे 1 2 3 4 लिख देंगे तो मैं बता अच्छा दूंगा। अच्छा हाँ चलिए, ये वन, अच्छा पहले 1 2 3 4 इस तरह, ये नंबरिंग चाह रहे हैं आप? सर एक बार हर एच पे लिख दीजिए आप। अच्छा हर एज पर लिख दो, अच्छा टोटल 12 वाला जो काउंट करके बता देता हूँ, ठीक है? यस सर। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, ये 11, ये 12। चलिए अब बताइए। सर जैसे 1 का एडजेसेंट में 7 भी है। क्या 1 का एडजेसेंट कहाँ है 7? नहीं ये 1 का एडजेसेंट नहीं हुआ ना बाबू, एडजेसेंट हुआ, हाँ हमको अल्टरनेट लेना, वेरी गुड। 1 का सर एडजेसेंट हुआ, इसको छोड़कर ये 9, तो 1 के रेस्पेक्ट में 9 अल्टरनेट हुआ, एक एक ये सर अल्टरनेट हुआ। 1 के रिस्पेक्ट में सर 8 भी तो हो सकता है। हाँ हाँ कहे नहीं हो सकता, कहाँ गया है 8? हाँ सर तो ऐसे तो ज्यादा हो रहे हैं ना, ज्यादा नहीं नहीं आ नहीं रहे। नहीं, एक मिनट, आप 3D पर रहे ना, रुकिए ना आपको मैं बताता हूँ। ये जो अल्टरनेट जो 8 हुआ ना, तो आपको फिर 10 के रेस्पेक्ट में आपको देखना है, यहाँ देखिए कि आपको इसके रेस्पेक्ट में लेना है, यहाँ आपको हुआ 10 के रेस्पेक्ट में 8 को छोड़कर यहाँ लेना है, आपको सबको काउंट करना है ना, अल्ट ये है। जैसे यहाँ पर भी है तो आप इसका इससे मुकाबला नहीं कर सकते ना, किसी का तो 4 कॉर्नर ही होंगे, समझा कि नहीं? अल्टरनेट का मतलब हुआ पूरा एडजेसेंट को छोड़कर चारों तरफ से देख लीजिए आप, तो 4 ही अल्टरनेट एजेस आएंगे। ओके अपने रूम में भी देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये तो 3D ओके है ना, सर। इसलिए इसमें थोड़ा सा क्लियर नहीं होगा, लेकिन जितना भी कीजिएगा आपको 4 ही अल्टरनेट एजेस आएंगे। ओके ओके सर। तो अब आप फार्मूला बना दीजिए, फार्मूला क्या आया? और बाकी को अल्टरनेट एजेस आया कि नहीं, जल्दी बताइए खस पेल। यस सर।
ये पूरा एक फेस हुआ, इसको देखिए आप, ये ठीक है। हर्षित का आंसर, चलिए ठीक है, अब तो आंसर बन ही जाना चाहिए। तो देखिए नंबर ऑफ एक्स हो जाएगा आपको 4 इंटू 1/8, तो 1/2 हो गया। नंबर ऑफ वाई हो गया आपको 2 इंटू हाफ, तो 1 हो गया। नंबर ऑफ z जो हो गया 4 इंटू 1/4, 1 हो गया। तो फॉर्मूला बताइए, फॉर्मूला हो गया आपका x 1/2 yz, मतलब x y2 z2। यही आया है कि नहीं, जल्दी बताइए। बोलिए, यही आया है? कोई बोल, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, सब Yes, sir. कंफ्यूज है, हाँ ठीक है ओके। तो या तो आप इस फॉर्म में लिख लीजिएगा, ऑप्शन दिया रहेगा, या तो इस फॉर्म में। तो आप देखिए समझ कर आप ये तीनों केस को याद कर लीजिए कि अल्टरनेट कॉर्नर 4, अल्टरनेट फेसेस 2 समझकर, अल्टरनेट एजेस आपको जो होंगे वो 4 होंगे। तो ये करना है आपको। क्लियर है? आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। यस सर। लास्ट क्वेश्चन इस पर कर लीजिए। हाँ बताइए, विच ऑप्शन इज करेक्ट? C. बी, खसपेल का सी। अच्छा,
अच्छा ओके खसपिल दूसरा आंसर दें। मैट्री आप बताइए, और क्या नाम है, यशवर्धन आपका आंसर। हाँ यशवर्धन का भी आ गया। तो देखिए एलॉय है कॉपर एफसीसी, तो कॉपर के एटम 4 हो गए डायरेक्ट। ओके किसी को डाउट एफसीसी में 4 होते हैं? बोलिए हाँ या ना। यस सर। हाँ सिल्वर के एटम एजेस है 12, एजेस का कंट्रीब्यूशन 1/4। गोल्ड है बॉडी सेंटर 1 कंट्रीब्यूशन 1, तो Cu4Ag3Au, दिस इज द आंसर। मैट्रिक्स समझ में आया बताइए। यस सर। तो ये आपका हुआ कॉपर 4 हो गया एफसीसी की वजह से, चूंकि एफसीसी में नंबर ऑफ एटम 4 होते हैं। क्यों होते हैं? तो कॉर्नर पर होता है, फेसेस के सेंटर पर होता है। ये पूरी तरह यहाँ दिखाना नहीं है, डायरेक्ट आपको लिख देना है 4। जब एफसीसी लिख दिया तो 4 होगा। चलिए आगे बढ़ें। यस सर। यस अब आइए कि इन सब चीजों के बाद अब इसी सब पर मैं मजीद संडे को और प्रैक्टिस कराऊंगा। ये बेसिक चीजें हो गई। तो दो बातें एकदम अच्छे से याद कर लेना। सबसे पहली बात क्यूब के पूरे डायमेंशन को, ईच कॉर्नर अल्टरनेट कॉर्नर, ईच फेसेस अल्टरनेट फेसेस, ईच एजेस अल्टरनेट एजेस, सबका कंट्रीब्यूशन सबसे पहले। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पैकिंग फ्रैक्शन, which is also called packing efficiency। देखिए ये गौर से सुनिएगा, जैसे आपने एससीसी बीसीसी का तो आप तीनों का तो आपको आना चाहिए ही निकालने, उसके अलावा भी आपको आना चाहिए। देखिए पैकिंग फ्रैक्शन बेसिकली क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा कि भाई आपने तो यही पढ़ा ना कि जैसे मान लीजिए एफसीसी है तो कॉर्नर पर होता है, हर एजेस के हर फेस के सेंटर पर होता है। और ये भी आपने पढ़ा कि हर कॉर्नर फेसेस को टच करता है। तो ओवरऑल एफसीसी में कितना स्पेस ऑक्युपाइड है और कितना स्पेस वैकेंट है, तो पैकिंग फ्रैक्शन इसको कहते हैं। इट इज डिफाइंड एज फ्रैक्शन ऑफ unit cell which is occupied by an atom in a particular unit cell। एटम के अंदर वॉल्यूम, जैसे हम जहां पर बैठे हैं, आप जहां पर बैठे हैं, आप एक स्पेस ऑक्युपाई कर रहे हैं। इट इज डिफाइंड एज फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एन एटम इन अ पर्टिकुलर यूनिट सेल। कोऑर्डिनेशन नंबर से तो ये आइडिया निकल गया कि एफसीसी मोर क्लोजली पैक्ड है। पैकिंग फ्रैक्शन एक्यूरेट डाटा देगा कितना स्पेस, हाउ मेनी परसेंटेज ऑक्युपाइड है और कितने वैकेंट है। इसी को कहते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। समझ में आया सबको? हेलो एवरीवन। यस सर। यस तो पैकिंग फ्रैक्शन आपको निकालने का दो तरीका है। पहले तो लिखिए, इट इज डिफाइंड एज, फ्रैक्शन का मतलब रेशियो, फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम occupied by an atom in unit cell। पहले लिख लीजिए, इट इज डिफाइंड एज फ्रैक्शन ऑफ टोटल, उस पर लिख दीजिए फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एन एटम इन पर्टिकुलर यूनिट सेल। लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना, जल्दी बताइए। लिख लिया साइंटिस्ट लोग? बताइए। कोई बोल ही नहीं रहे। कैन यू हेयर मी? डन सर। अच्छा ओके ठीक है।
अच्छा, अब आइए केस फर्स्ट। जब भी पैकिंग फ्रैक्शन हो तो आपको ये देखना है कि 3 डायमेंशनल है। 3 डायमेंशनल पैकिंग के लिए फॉर्मूला क्या होगा? पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू, फ्रैक्शन का मतलब होता है रेशियो, वॉल्यूम ऑफ एटम और कितने एटम है, Z नंबर ऑफ एटम लेंगे, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ये है निकालने का तरीका, पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग परसेंटेज क्या है? पीपी, पैकिंग परसेंटेज। तो जो पैकिंग फ्रैक्शन आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाइड कर देंगे। पीपी का मतलब पैकिंग परसेंटेज। तो जब भी आपको कोई कहे वॉल्यूम ऑफ एटम, उस पैकिंग में नंबर ऑफ एटम निकालेंगे, यूनिट सेल के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। पहले लिख लीजिए आप। लिख लिया सारे लोगों ने? यस सर। थैंक यू। एक मिनट सर। अच्छा, ओके। डन सर। केस सेकंड फॉर 2 डायमेंशनल। स्कूल के एग्जाम में 3D का आएगा आपको, ठीक है? कंपटीशन में दोनों का आता है। फॉर 2 डायमेंशनल पैकिंग, यहाँ पैकिंग फ्रैक्शन जो होगा, अब वॉल्यूम की जगह एरिया लीजिए आप, एरिया ऑफ एटम, बाकी वही Z डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ यूनिट सेल, ठीक है? पैकिंग परसेंटेज का मतलब तो 100 से मल्टीप्लाई करें। ये पहले लिखिए, अगर 2 डायमेंशनल पैकिंग है तो ये निकालने का तरीका है। Completed everyone? लिख लिया सारे लोग? यस सर। ओके। अब आइए, सबसे पहले तो हम तीनों का निकाल के दिखाएंगे आपको, SCC, BCC, FCC। इन तीनों का निकालने भी आना चाहिए, एज अ रिजल्ट डायरेक्ट याद भी होना चाहिए। लेकिन ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा कि इन तीनों के अलावा कुछ दे दे तो फिर हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग निकालेंगे पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ SCC। इसलिए इसका निकालना आसान है कि सारा रिजल्ट आपको मालूम है। पैकिंग फ्रैक्शन वॉल्यूम ऑफ एटम इनटू Z वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ एटम यू 4/3 पाई r क्यूब। SCC में नंबर ऑफ एटम ऑलरेडी रिजल्ट आपको मालूम है 1। यूनिट सेल क्यूब है तो A क्यूब होगा, तो 4 इंटू 3.14 r क्यूब इंटू 1/3 A इज इक्वल टू 2r। आपको मालूम है ना SCC में A इज इक्वल टू 2r होता है, हाँ या ना? जल्दी सारे लोग बताइए, सब पढ़ चुके हैं हम लोग। मालूम है। वेरी गुड, ये सब पर भी, इसलिए ये तो आपको आना ही चाहिए। माइंड आपका एक्सपेंड कब होगा? जब इसके अलावा कुछ दे दे। क्योंकि यहाँ पर Z ऑलरेडी हम लोग पहले मालूम था, इसलिए आपको लगेगा अरे ये बहुत आसान है। लेकिन कहीं पर Z नहीं मालूम है तो आपको निकालना पड़ेगा। SCC, BCC, FCC के अलावा कुछ दे दे तो
इसीलिए आपको इसके अलावा भी प्रैक्टिस करनी है। तो आपके पास आ जाएगा, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो डायरेक्ट रिजल्ट के फॉर्म में 0.52 आएगा। अब पैकिंग परसेंटेज 52%। इससे ये साबित हुआ कि इसमें जो वैकेंट स्पेस होगा वो 40। ये डायरेक्ट रिजल्ट के फॉर्म में पूछता है कि एससीसी में वैकेंट स्पेस कितना है, पैकिंग परसेंटेज कितना है, तो याद रखें। अब कहीं पर भी न्यूमेरिकल में पैकिंग फ्रैक्शन 0.52 दे दे और लिख दे कोई क्यूबिक लैटिस है, कौन सा क्यूबिक, तो आप डायरेक्ट कहिए एससीसी। रिजल्ट के फॉर्म में भी डायरेक्ट याद होनी चाहिए और ये तो आपको बनाने आना ही चाहिए। देखिए आर कैंसिल हो जाएगा, उसको सॉल्व कीजिएगा वही आएगा। चलिए लिख लीजिए इसको। Has everyone completed this slide? Yes, sir. अब ये पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ बीसीसी, फिर वही प्रैक्टिस। पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला सेम रहेगा, वॉल्यूम ऑफ एटम इनटू जेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अगेन 4/3 पाई आर क्यूब। जेड बीसीसी में 2 ऑलरेडी आपको मालूम, यूनिट सेल का वॉल्यूम ए क्यूब। अगेन 4 इंटू 3.14 आर क्यूब इंटू 2/3 ए इज इक्वल टू 4r/√3। याद है सबको, बीसीसी में 4r इज इक्वल टू √3 होता है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको पैकिंग फ्रैक्शन 0.68 आएगा। सॉल्व करके देख भी लेंगे। पैकिंग परसेंटेज 68% आएगा। तो देखिए इससे क्या साबित हुआ, एससीसी से ये ज्यादा क्लोजली स्पेस्ड है। वैकेंट स्पेस 32% आएगा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? तो कोई बोल ही नहीं रहे, समझ में आ रहा है ना सबको? आ रहा है सर। हाँ, बहुत आसान चैप्टर है। शुरू में बस इमेजिनेशन सबको समझ लीजिए, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन, कोऑर्डिनेशन नंबर, बाकी कोई बीच में परेशानी आपको नहीं होगी। बहुत आसान चैप्टर है। शुरू में बस इमेजिनेशन को समझना है, कॉर्नर, एजेस का कंट्रीब्यूशन वगैरह वगैरह, बस। यशवर्धन, मैट्री हो गया आपको? Yes, sir. गुड। यशवर्धन आपसे हो गया था? यस सर। चलिए, हाँ, तीसरे के बाद फिर हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे आपको। पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ एफसीसी। अगेन वही तीसरी दफा मैं बता रहा हूँ, कंसेप्ट मैं क्यों डायरेक्ट फार्मूला लिख रहा हूँ कि आपको समझ में आए। 3 डायमेंशनल है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल
4/3 पाई आर क्यूब, z इसमें 4 होता है, वॉल्यूम ऑफ एटम 4 इंटू 3.14 आर क्यूब इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3, a इज इक्वल टू 4r/√2। क्योंकि आपको मालूम है FCC में 4r इज इक्वल टू √2a होता है। सबसे ज्यादा पैकिंग पर फ्रैक्शन इसी का होता है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर भी ज्यादा है इसका 0.74। पैकिंग परसेंटेज 74%। इससे साबित हुआ कि सबसे मोस्टली क्लोज पैक्ड जो है वो आपका FCC है 26%। तो ये तो तीनों इसलिए आपको आसान लगा कि इसमें सारे रिजल्ट आपको पहले से ऑलरेडी मालूम थे कि Z क्या है और A और R में रिलेशन क्या। अब इसके बेसिस पर मैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस आपको कराता हूँ। ये तो आपको आना ही चाहिए विथ रिजल्ट, SCC, BCC और FCC का रिजल्ट के साथ। लिख लिया? बताइए। यस सर। गुड। ये तो तीन आके आपका थोड़ा माइंड क्लियर होगा। अब आइए इसके बेसिस पर क्वेश्चन नंबर 1। कैलकुलेट द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ फॉलोइंग। दोनों का आपको निकालना है। अच्छा, इसमें आपको ये भी बीच में ये भी दिया हुआ है। तो मैं एक वाला अपने से बताऊं, बी आप करेंगे? जल्दी बताइए हाँ या ना। एक करके बताऊं आपको? हेलो एवरीवन, कैन यू हियर मी? आप Yes. लोग हाँ ठीक है। एक करके मैं आपको समझाता हूँ, सारे लोग और से सुनिए। जब भी आपको पैकिंग फ्रैक्शन का है, आपके माइंड में आना चाहिए कि ये 2D का है या 3D का है। 3D में 5 रिजल्ट आपको जुबानी याद होना चाहिए। 3 पढ़ चुके हैं, 2 आप नेक्स्ट क्लास में एक आध क्लास के बाद पढ़ेंगे। SCC, BCC, FCC, और एक आपको आएगा HCP और एक आएगा CCP। ये 5 का तो रिजल्ट भी विथ एक्सप्लेनेशन आपको याद होना चाहिए। बाकी उसके बेसिस पर क्वेश्चन देगा। पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए कंसेप्ट ये है कि ये देखिए, इसका जो ये है, ये स्क्वायर है। स्क्वायर 2D होता है। सबसे पहली बात, ये 2D है। हम जब भी पैकिंग फ्रैक्शन करेंगे तो Z निकालेंगे। और से सुनिए, कॉर्नर पर है तो बताइए इस कॉर्नर का ये वाला पार्ट ही सेल के अंदर है कि नहीं, इस वाले सर्किल का? जल्दी बताइए हाँ या ना। यस सर। तो ये वाला इतना जो पार्ट हुआ वो 1/4 हुआ कि नहीं? टोटल कॉर्नर पर कितने? 4 का 1/4 पार्ट कंट्रीब्यूशन होगा कि नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या ना। हेलो एवरीवन, Yes. सब लोग साथ दीजिए। मैट्रिक हस्पेल बताइए,
4 कॉर्नर कंट्रीब्यूशन 1, इसलिए मैंने जब याद कीजिए सेकंड क्लास जब मैंने पढ़ाया था तो ये नहीं रटना कि कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, ये सिर्फ क्यूब में है। अब यहाँ देखिए कॉर्नर का कंट्री एकदम दिख रहा है 90 डिग्री है पूरी है, तो देखिए 1/4 ही पार्ट सेल के अंदर है और एक सेल पूरा सेल के अंदर है एक एटम, इसका कंट्रीब्यूशन 1, तो सबसे पहली बात Z, इसलिए इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट SCC BCC में भी Z निकालना था, लेकिन वो पहले से आपको मालूम था इसलिए वहां ज्यादा परेशानी नहीं, आपको लगा हाँ, लेकिन इसके अलावा भी कुछ पूछ दे तो आपको आना चाहिए निकालने। पहली बात तो Z आ गया, हमें A और L, ये जो यहाँ पर A की जगह L दे दिया है तो इसके बीच में रिलेशनशिप आनी चाहिए, तो कोई बात नहीं आप इसको मिला दीजिए। तो बताइए कि हम इसके बेस, ये जब L है तो ये भी L होगा कि नहीं, जल्दी बोलिए हाँ या ना। यस। तो ये जो हाइपोटेन्यूज हुआ ये √2L हुआ और ये √2L शुड बी इक्वल टू R R R R, बोलिए तो 4R हो गया। तो ये रिलेशन आपको मालूम होना चाहिए। अब आइए पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ एटम, कोई कहेगा वॉल्यूम क्यों नहीं लिया, कहीं 2D है ये, एरिया ऑफ एटम इनटू Z divided by area of unit cell, area of atom pi atom circle pi r square, Z 2 unit cell square L square, तो पाई रहने दीजिए 2 रहने दीजिए, L का रिलेशन यहां से L का रिलेशन क्या हो जाएगा 4R/√2 हो जाएगा। कुछ तो बोलिए, आप लोग कुछ बोल ही नहीं रहे। पाई r स्क्वायर 2 ऊपर 2 नीचे 16 R स्क्वायर कैंसिल 4 4 जा, एक तो ऑप्शन में π/4 लिख सकता है, पहली बात। ओवरऑल आंसर पाई जो जैसे भी दिया रहे π/4, या तो ये दिया रह सकता है ऑप्शन में या पूरा सॉल्व करेंगे 3.14/4, तो पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू 0.785, पैकिंग परसेंटेज अगर पूछता तो 78.5%। सच सच बताइए सबको समझ में अच्छे से आया या नहीं आया? आया सर। हर्षित के अलावा सबको समझ में आया? किसी को डाउट है? मैट्री हाँ नहीं सर, नहीं। हाँ, तो पहले ये स्लाइड लिख लीजिए, पहले ये स्लाइड लिख लीजिए और आपसे गुजारिश है कि बी वाला पहले आप बना लीजिए, उसका बी वाला भी अपने से बनाइए। ये तो लिख लिया होगा, चलिए स्लाइड आइए। सर वो बी वाला दिखा दीजिए। अच्छा एक मिनट, हाँ ये सब लिख लिया, यशवर्धन मैट्री सब लोगों ने लिख लिया? यस सर। एक मिनट सर। अच्छा एक मिनट, चलिए हाँ पहले लिख लीजिए। हाँ
आपने यशवर्धन इसका आंसर दे दिया है ना शायद शायद? यस सर। हाँ, पहला काम जेड। बताइए हर्षित, मैट्रिक, हस्पेल, जेड कितना आएगा इस वाले में? 1। 1। बस 4 इंटू 1/4 1 बस। बाकी L इज इक्वल टू 2R होगा कि नहीं, जल्दी बोलिए। यहाँ तो डायरेक्ट कनेक्ट कर रहा है ना, R और R। हाँ, इसका भी सेम आंसर आएगा। हाँ, मैंने जानबूझ के दिया कि स्ट्रक्चर चेंज है। हाँ यस, पैकिंग फ्रैक्शन एरिया ऑफ एटम इंटू जेड बाई एरिया ऑफ यूनिट सेल, पाई आर स्क्वायर Z1 एरिया ऑफ यूनिट सेल L स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, L का मतलब 2R का होल स्क्वायर। तो देखो पाई/4 एकदम डायरेक्टली। तो बताइए मैट्रिक्स समझ में आया? 0.785 हो जाएगा। Yes, sir. और वेरी गुड, पैकिंग परसेंटेज 78.5% हो जाएगा। खसपेल आपको आया समझ में? Yes, sir. चलिए एक तीसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, वो अपने से बनाइए, उसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक पर आऊंगा। तो पैकिंग परसेंटेज निकालने का तरीका यही है, 2D और 3D में कैसे निकालेंगे। परसेंटेज निकालना है। अच्छा याद रखिए, हेक्सागोनल 3D, सुनिए अच्छे से, हेक्सागोनल यूनिट सेल 2D में भी होता है 3D में भी होता है। 3D वाला वो आप बाद में पढ़ेंगे। एक देखिए मैं आपको बताऊंगा, जब आप लैब में भी देखिएगा ना, फिजिक्स के लैब में, हेक्सागोनल यूनिट सेल 2 हेक्सागोनल का कॉम्बिनेशन होता है बेसिकली, समझा। 3D ये होता है, लेकिन जब एक ही हेक्सागोनल बना रहा है तो समझिए ये 2D है। सबको समझ में आया? हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। हाँ, ये हेक्सागोनल ऐसा सिर्फ सिर्फ यही लिखा रहा है, इसी तरह बना रहा है तो 2D है। और जो आप पढ़िएगा आगे, इस तरह दो का कॉम्बिनेशन देखिएगा, हेक्सागोनल आपको जो देगा उसमें दो इस तरह दिखेगा, तब वो 3D होगा। यहाँ पर है तो आप 2D ही समझेंगे। चलिए Z निकालिए, L और R में रिलेशन निकालिए। मैं आपको 2 मिनट का 90 सेकंड देता हूँ, आप कोशिश कीजिए।
सबसे पहला z, z बता सकते हैं सबका कितना आया बताइए। 2 3 अच्छा देखिए इसका ये वाला पार्ट सेल के अंदर है, तो ये वाला पार्ट हेक्सागोनल के रेस्पेक्ट में देखिए ये 120 होता है। अब पूरी एंगल होता है 360, तो टोटल कॉर्नर 6 हैं। ये 1/3 पार्ट होगा कि नहीं, जल्दी बोलिए हाँ या ना। हेलो एवरीवन जल्दी बोलिए। यस सर। यस 120 और 360 का देख लीजिए, और एक तो अंदर ही है, तो पहली बात ये 3 हो गया। एक तो ये आपको इंफॉर्मेशन। तीसरी इंफॉर्मेशन ये है कि यहाँ पर एरिया ऑफ यूनिट सेल में पहले ही बता देता हूं क्या लिखिएगा, तो ध्यान दीजिए। एरिया ऑफ यूनिट सेल बेसिकली क्या है, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन है। बताइए हाँ या ना। तो 6 इंटू √3a/4 a², और L और A का मतलब यहाँ L है, L²। और L और R में रिलेशन है कि L इज इक्वल टू 2R है। बस अब सारी चीज वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए यहाँ पैकिंग फ्रैक्शन जो आएगा एरिया ऑफ यूनिट से है एरिया ऑफ एटम इंटू Z डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ यूनिट सेल एटम अगेन πr², Z3 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल इंटू √3/4 L² πr² इंटू 3 6 इंटू √3/4 L का मतलब 2R का होल स्क्वायर। तो πr² इंटू 3 6 इंटू √3/4 4R²। R² कैंसिल, 4 4 कैंसिल, 3 2 6। अगर ऑप्शन पाई के फॉर्म में दिया हुआ है तो 2√3 आंसर आएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए सॉल्व करके आपको आएगा 3.14 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 1.73, ये आपको आ जाएगा 0.975। तो पैकिंग परसेंटेज हो जाएगा 97.5। कभी कभी हो सकता है अगर ये ऑप्शन में ना रहे, मान लिया ये ऑप्शन में ना रहे तो लगभग 91 भी लिख सकता है। अगर ये ऑप्शन में ना रहे तो 91 पर टिक मारेंगे, अप्रोक्स लिख देगा आपको। लेकिन यहाँ पर एक्यूरेट है तो एक्यूरेट ही वाला लेना पड़ेगा आपको। तो सबको समझ में आया या नहीं आया? मैट्रिक, हसपेल, यशवर्धन एंड हर्षित बताइए। आया सर। जेड, हाँ यस हाँ, तो ये हुआ प्रैक्टिस कि हमें Z निकालने आना चाहिए। SCC, BCC, FCC में Z मालूम था पहले से, वो भी कैलकुलेट ही करके आया था, लेकिन रिजल्ट के फॉर्म में आपको याद था। अब इस तरह का जब भी क्वेश्चन देगा तो हमें मालूम होनी चाहिए कि कैसे करना है। कोई डाउट है तो पूछो। मैट्री आपको अच्छे से आ रहा है ना? मैट्री आ रहा है सर। गुड। डन सर। सबको हो गया? यशवर्धन, खसपेल, मैट्री सबको हो गया? यस सर। ठीक है।
तो पैकिंग फ्रैक्शन में इतना है। पहले पार्ट का पहले सॉलिड स्टेट के पहले पार्ट का लास्ट टॉपिक है, इस पर न्यूमेरिकल बहुत है। 1 मिनट सर, 1 मिनट अच्छा सर। ओके, हाँ नहीं कोई बात नहीं, आराम से, हाँ कोई बात नहीं, हाँ लिखिए लिखिए। और क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस कराऊंगा हर संडे डाउट डिस्कशन, और फिर रेगुलर क्लास भी होगी, तो ये सब रहेगी। तो ये सबको खूब पढ़ लीजिए, ये सब में कुछ नहीं है सॉलिड स्टेट में। आगे बढ़े, जल्दी बताइए साइंटिस्ट लोग। यस सर। ठीक, चलिए अब आइए, एक न्यूमेरिकल का पार्ट है कि डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर का सेकंड पार्ट शुरू करेंगे। अब और से सुने, डेंसिटी कैसे निकालते हैं। तो डेंसिटी का निकालने का जनरल फार्मूला क्या है कि मास ऑफ यूनिट से निकालें, उसको वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल से डिवाइड कर दें। अब आइए, यूनिट सेल का मास कैसे निकालेंगे, तो खुद सोचिए। मास निकालने के लिए जरूरी क्या है, गौर से सुनिए। मास ऑफ यूनिट सेल, गौर से सुनिएगा, मास ऑफ वन एटम इनटू नंबर ऑफ एटम। जैसे एफसीसी का मास निकालना है भाई, तो कैसे एफसीसी का मास कैसे निकलेगा। तो एफसीसी में गौर से सुनिएगा, उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, 4। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे एक एटम के मास से, तो टोटल एफसीसी का मास निकल जाएगा। हाँ या ना, जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन। यस सर। जैसे ये कोई पार्टिकल, इसमें तीन छोटे छोटे पार्टिकल, इस बिगर पार्टिकल का मास जो होगा वो 4 इंटू मास ऑफ वन एटम होगा। और यही कंसेप्ट याद रखिए केमिस्ट्री में, जहां मास ऑफ वन एटम आए तो वही मोल कंसेप्ट। तो मास ऑफ वन एटम निकालने का क्या तरीका होता है कि मोलर मास को एवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड कर दीजिए। इसीलिए डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल में आपको मोल कंसेप्ट का बेसिक चीजें आनी चाहिए। नंबर ऑफ एटम का मतलब Z, एफसीसी है तो 4। तो मास ऑफ वन एटम वही है, जैसे आपने नहीं पढ़ा कि कोई कहे ऑक्सीजन के वन एटम का मास, या तो मैंने क्या आपको 11th में नहीं पढ़ाया था, वन एटम का मास या तो 16U लेंगे या 16/Na ग्राम लेंगे। याद आया कि नहीं, बोलिए हाँ या ना। बोला हाँ याद है। यस। अरे शुरू का लेक्चर याद है ना सबको, मैट्री आप भी तो थी इसमें। हाँ सर, याद है। हाँ वेरी गुड। तो इसलिए मैंने फॉर्मूला लिख दिया, मोलर मास बाय एवोगाड्रोस नंबर। और मोलर मास को हम शॉर्ट फॉर्म में m लिख देते हैं। अब देखिए, इफ, और से सुनिएगा, इफ यूनिट सेल इज क्यूबिक सिस्टम, मैं क्यों लिख रहा हूं, ज्यादातर हमारे के लिए सिंपल रहेगा, क्यूबिक सिस्टम, देन फाइनल फार्मूला हो जाएगा मास ऑफ यूनिट सेल का मतलब हो जाएगा मोलर मास इनटू Z डिवाइडेड बाय A क्यूब, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल A क्यूब। जनरल है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, हो सकता है हेक्सागोनल हो, तो हेक्सागोनल का वॉल्यूम तो A क्यूब तो नहीं होगा ना। लेकिन चूंकि 99% न्यूमेरिकल क्यूब पर आता है, इसलिए मैंने लिख दिया यूनिट सेल इज क्यूबिक, देन वॉल्यूम, सॉरी हाँ, देन वॉल्यूम जो होगा वो A क्यूब होगा। ये जनरल फार्मूला हुआ। दूसरी बात, हम यूनिट ऑफ डेंसिटी हमेशा ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में ही लेंगे। हाँ, अगर क्वेश्चन कह दे कि भाई केजी पर मीटर क्यूब में निकालो तो हम कन्वर्ट करेंगे, अदरवाइज डायरेक्ट वेट का डेंसिटी ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। आप एनसीईआरटी का तमाम न्यूमेरिकल देख लीजिए, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। हाँ, वो कह देना डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब में निकालिए, क्योंकि एटम स्मॉलेस्ट होता है तो उसको स्मॉलेस्ट यूनिट में ही रिप्रेजेंट किया जाएगा। हाँ, क्वेश्चन में जब मेंशन रहे कि इसमें निकालना है, देन आप कन्वर्ट करके निकालें, लेकिन अदरवाइज नथिंग इज मेंशन। आप डेंसिटी हमेशा ग्राम, और चूंकि मास को देखिए हमने ग्राम ही पर लिखा है, देखिए ग्राम ही है, मोलर मास का मतलब ग्राम ही है, तो ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, वॉल्यूम क्यूबिक सेंटीमीटर ही में लेना है, जब तक के क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन ना दे दे।
डिड यू अंडरस्टैंड? सबको समझ में आया हाँ या ना? हेलो एवरीवन। Yes, sir. तो आया जब सर। भी, हाँ, जब भी क्यूबिक सिस्टम का डेंसिटी क्या है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। मोलर एम क्या है, मैंने यहाँ पे लिख दिया, मोलर मास है। जेड क्या है, आपको मालूम है, नंबर ऑफ एफसीसी है तो 4, बीसीसी है तो 2, एससीसी है तो 1, एनए तो ऐसे ही रहेगा एक। अब इस पर बहुत तरह तरह के वेरिएशन टाइप क्वेश्चन आएंगे, बहुत अच्छे अच्छे भी क्वेश्चन आएंगे, बेसिक क्वेश्चन भी आएंगे। पहले ये स्लाइड लिख लीजिए आप। सॉलिड स्टेट के फर्स्ट पार्ट में यहां तक आपको अच्छे से पढ़ना है। अब इसमें न्यूमेरिकल कुछ होगा, लेकिन पहला पार्ट यही है। पहले पार्ट में यूनिट सेल, क्रिस्टल सिस्टम, क्यूबिक सिस्टम का पूरा डायमेंशन, कॉर्नर एजेस का कंट्रीब्यूशन, टॉपिक मैं हम 11 से भी समझाते आ रहा हूँ। हर चैप्टर को अपने मन में तोड़ तोड़ के पढ़िए, क्या क्या टॉपिक है, कि आप कभी मिस ना हो, टॉपिक कोई छूट गया हो, अपने से तोड़ तोड़ के याद कीजिए दिमाग में, समझा? कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ा, नियरेस्ट, नेक्स्ट नियरेस्ट, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट पढ़ा, एटॉमिक रेडियस पढ़ा, टचिंग कंडीशन सब पढ़ा। तो पहला पार्ट बहुत ही मजबूती के साथ ये लिख लिया सारे लोगों ने, हाँ या ना? यस सर। यस। अब हम पूरा डायरेक्ट फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। एक आसान क्वेश्चन हम आपको देते हैं, लिख लिया तो बताइए। लिख लिया सारे लोग? बताइए हेलो एवरी। आप लोग कुछ बोलते नहीं है, लगता है सुस्त हो गए हैं, लगता है 12th में आके मजा नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है सर। अभी बहुत आएगा मजा, घबराइए नहीं, अभी तो 3 ही 4 क्लास हुई है ना, अभी तो बहुत मजा आएगा 12th में। घबराइए नहीं, बस पर डे पढ़ते रहिए बहुत मजबूती के साथ, एकदम फिंगर प्रिंट्स पर सब कुछ मजबूत करा देंगे। जो सब भी 11th में कमियां रही होंगी वो सब 12th में इंशाल्लाह कंप्लीट होगा। पर डे के लिहाज से खूब पढ़िए आप। लिख लिया सारे लोग हाँ या ना? जल्दी बताइए। देखिए सर। ठीक है, मैट्री, यशवर्धन, खसपेल, आप लोग बताइए। यस सर, लिख लिया। थैंक यू। पहला क्वेश्चन बेसिक से मैं पढ़ा, बहुत Yes, sir. इसमें मैं, हाँ, इसमें 7-8 क्वेश्चन मैं कराऊंगा। तो देखिए, एन एलिमेंट crystallizes in FCC, ब्रैकेट में लिखा हुआ है मोलर मास जो है वो 24 ग्राम या 24 यू, कुछ भी लिख दे उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हैविंग एज लेंथ, ये अपने से बनाइए, डायरेक्ट फार्मूले पे दे रहा हूं आपको। 4 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। मैं ऑप्शन भी दूंगा आपको, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। ए ऑप्शन 25 kg पर मीटर, यूनिट पर ध्यान दीजिएगा, 250 kg पर मीटर क्यूब, 2500 kg पर मीटर क्यूब। डी ऑप्शन नन। पहले आप कोशिश कीजिए, क्योंकि डायरेक्ट फार्मूला पर डेंसिटी का फार्मूला लिखिए, मोलर मास मालूम है, एज लेंथ मालूम है, जेड मालूम है, अपने से कीजिए ये।
आप सिंप्लिसिटी के लिए टेक Na इज इक्वल टू 6 इंटू 10 टू द पावर 23 ले सकते हैं सिंप्लिसिटी के लिए। समझ रहे हैं ना आप? ना भी लीजिएगा फिर भी है वही आ जाएगा। चलिए लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना जल्दी बताइए। एक का आंसर आ गया है। यशवर्धन जी आपका आया। Z इंटू एम ए क्यूब इंटू एन ए। हाँ मैट्री बताइए, मैट्री Z कितना लिया मैट्री आपने? मैट्री बताइए प्लीज। हाँ मैट्री कैन यू हेयर मी? बताइए Z कितना लिया मैट्री? नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना लिया? सर 1। ये अल्लाह कहाँ हैं आप? FCC में Z4 आप पहला दूसरा लेक्चर नहीं पढ़ा है? FCC में नंबर ऑफ एटम्स 4 होता है ना, ये तो डायरेक्ट याद रखिए। SCC में 1, BCC में 2 लिखवाया था ना। FCC में नंबर ऑफ एटम्स 4। क्यों FCC में 4 होते हैं? पार्टिकल कॉर्नर पर, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 और फेसेस का कंट्रीब्यूशन हाफ, तो 4। ये सब डायरेक्ट याद रखिएगा मैट्री। ओके पहला दूसरा लेक्चर देख, खासकर दूसरा लेक्चर तो जरूर देखिए। अब कोई डाउट होगा तो मुझसे बताइएगा, मैं अलग से भी क्लास दे दूंगा आपको, या संडे को पूछ लीजिएगा आप। ये सब आपको आना चाहिए। ओके बताइए। हाँ ओके सर। वेरी गुड। सेकंड लेक्चर जरूर हर्षित सर से सॉरी निष्कर्ष से लेके आप जरूर पढ़ लीजिए। आपको कहिएगा कि हम दोबारा पढ़ना चाहते हैं, हम दोबारा बता देंगे आपको। हाँ Z4 हुआ, मोलर मास आपको दिया हुआ 24। चूंकि केजी में है तो 24 को ग्राम में केजी में कन्वर्ट कीजिए, -3 डिवाइडेड बाय Avogadro's number 6 into 10 to the power 23, edge length 4 into 10 to the power -8 है। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, ये होल क्यूब। बस पूरा फार्मूले पर था। तो 4 into 24 10 to the power -3, 6 into 10 to the power 23, 4 का होल क्यूब 64 और 10 to the power -10 -30। अब देखिए 4 4 और 16 4 ये हो गया सबसे पहली बात। अब आइए 1/4 रख दीजिए, ये -7 होगा, समझा? -7 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 to the power 4। बस 1/4 इंटू 100 इंटू 100 2500 केजी पर मीटर क्यूब। सब बताइए, सबको समझ में आया कि नहीं? जल्दी मैं जानबूझ के दिया, अगर नहीं लिखा रहता तो ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर ही लेते। मैं इसलिए जानबूझ के कन्वर्जन वाला भी क्वेश्चन करा दिया केजी। चलिए आगे बढ़ें। कोई डाउट है तो पूछिए प्लीज। समझ में आया? यस सर। हाँ सर। थैंक यू। अब देखिए एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, एकदम बेसिक क्वेश्चन सब आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, एन एटम क्रिस्टलाइजेस। अच्छा सब लोग लिख लिया था ना, मैट्री यशवर्धन सब लोग तो लिख ही लिए थे। यस मैट्री सर। लिख, हाँ ठीक है ओके। एन एटम क्रिस्टलाइजेस इन BCC, ठीक है। देखिए लैंग्वेज पर ध्यान दीजिएगा। द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट atom is
100 पिकोमीटर। कैलकुलेट द डेंसिटी। अच्छा, आयन की जगह आप क्या कीजिए, आयरन लिख लीजिए। आयरन एटम क्रिस्टल, Fe, आयरन एटम क्रिस्टल इन BCC, दैट डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट 100 people, कैलकुलेट द डेंसिटी। तो डेंसिटी का फॉर्मूला लिखिए। BCC में Z, आप मैट्री देख के, BCC में Z कितना होता है, 2। हाँ, वेरी गुड। ये वाला पार्ट एकदम मैट्री एकदम अच्छे से देख लीजिएगा। कल तो क्लास नहीं है आपकी, कल एकदम देख लीजिए सेकंड लेक्चर को। कोई चीज ना समझ में आए तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है? तो फिर मैं संडे को मैं दोबारा समझा दूंगा आपको, क्योंकि ये सब फिर नहीं समझ में आ गया तो हाँ, आगे प्रॉब्लम फिर होती रहेगी आपको। बेला झिझक, कोई शर्माना और माना नहीं है। 12th में शुरू से पूरा डाउट क्लियर करते रहिए। Iron atom crystallizes in BCC. The distance between two nearest atom is 100 picometer. Calculate the density. अच्छा, ये जो लिखा हुआ ये पहले बताइए सारे लोग। सबसे पहले क्या कहते हैं, यशवर्धन बताइए कि the distance between two nearest atom is 100। ये क्या दिया हुआ है? सर हाँ डायमीटर। बताइए। डायमीटर, ओके, यस, वेरी गुड। खुद सोचिए, वेरी गुड। गौर से सुनिएगा, चाहे SCC हो या BCC हो या FCC हो, ध्यान दीजिए। SCC में कॉर्नर कॉर्नर को टच किया तो ये पूरी डिस्टेंस 2r होगी कि नहीं? जल्दी बताइए, हाँ या ना? अरे बोलिए हाँ या ना, ध्यान दीजिएगा। BCC, हाँ, BCC में कॉर्नर बॉडी सेंटर को टच किया तो दो नियरेस्ट एटम, ये भी 2r, नियरेस्ट, दो नियरेस्ट एटम का मतलब ही हुआ 2r। FCC में भी कॉर्नर फेस सेंटर को टच किया। याद रखिए, सही उन्होंने कहा कि जब भी ये चाहे कोई भी तीनों में से कोई भी यूनिट सेल हो, जब भी लिखा रहे डिस्टेंस, हाँ 2r, हाँ a के फॉर्म में सब में अलग अलग आएगा। देखिए यहाँ 2r इज इक्वल टू a था, यहाँ 4r इज इक्वल टू √3a था BCC में, 4r इज इक्वल टू √2a था। a के फॉर्म में तो सब में अलग अलग आएगा, लेकिन जब पूछा जाए डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट एटम तो सब में आप बोलेंगे नियरेस्ट एटम, मतलब डायमीटर दिया हुआ है वो 2r दिया हुआ है, ये याद रखें आप। यहां पर जो दिया हुआ बेसिकली वो 2r दिया हुआ है। आप इसकी मदद से एज लेंथ, चूंकि BCC है तो 4r इज इक्वल टू √3 हो गया। 4r का मतलब हुआ 2 into 2r। तो बताइए यहां से एज लेंथ नहीं निकल जाएगा? 2r दिया हुआ 100 तो 200 बाई √3 नहीं मालूम हो जाएगा? बोलिए सारे लोग गवाही दीजिए, हाँ या ना? तो इस डाटा की मदद से डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट एटम का मतलब हुआ कि 2r दिया हुआ है। यही SCC होता तो ये 2r एग्जैक्टली एज लेंथ के बराबर होता। FCC होता तो हम वहां 2r को एज लेंथ के बराबर नहीं लिख सकते हैं, यहां पर a निकालना पड़ता है। FCC में 200 बाई √2 होता। बताइए ये वाला सबको समझ में आया या नहीं आया? जल्दी बताइए, कोई बोल ही नहीं रहे हैं, बताइए ना। सब आपने 100 को हाँ हाँ √3a के हाँ हाँ, बोलिए 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 बोलिए, पूछिए पूछिए।
ये तो अच्छा, चलिए फिर से बताते हैं। ये 2r मैट्री 100 पिकोमीटर हुए तो सबको समझ में आपको आ गया, डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट एटम, ये आ गया आपको। 2r इज इक्वल टू 100, बोलिए ना मैट्री। हेलो सर। हाँ है, हाँ बताइए मैट्री। 2r इज इक्वल टू 100, ये आपको आ गया ना समझ में, उसके बाद मैं फिर बताऊंगा। 2r इज इक्वल हाँ टू सर 100, आ गया। हाँ हाँ सर हाँ आ ठीक गया। है। अब देखिए 4r इज इक्वल टू √3a, ये तो बीसीसी में हम लोग रिलेशन पढ़ चुके हैं ना, एटॉमिक रेडियस वाला रिलेशन पढ़ चुके हैं, देखिए नोट्स में 3rd क्लास के लेक्चर में, पिछले ही क्लास में, ठीक है। तो 4r इज इक्वल टू √3a होता है, तो 2 इंटू 2r √3a, 2r इज इक्वल टू 100, तो यहाँ से एज लेंथ निकल जाएगा। समझ में आया मैट्री, हाँ या ना? यस सर आ गया। हाँ, तो ये सब छोटा छोटा रिलेशन याद होना चाहिए। 2nd और 3rd लेक्चर आप जरूर अच्छे से देखिए, रेडियस सब में आना चाहिए। अब डेंसिटी कह रहा है z इंटू एम बाई ए क्यूब इंटू एन ए। z कितना बीसीसी 2, मोलर मास 56, अब एवोगाड्रोस नंबर, और 200 बाई √3 का होल क्यूब यूनिट। अच्छा एक मिनट, हाँ 200 √3 10 टू द 1 पिकोमीटर आप पढ़ चुके हैं 11th में, 10 टू द पावर -12 मीटर, 10 टू द पावर -10 सेंटीमीटर। हमें सेंटीमीटर ही में सॉल्व करना है, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, बस ये सॉल्व कर लेंगे हम। यस देखिए हर्षित का आ गया आंसर, ये इसको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व कोई आसान है, √3 ऊपर 3 √3 ऊपर चला जाएगा। अब एवोगाड्रोस नंबर को तो आप सॉल्व कर ही लीजिएगा, तो आसान हो जाएगा, कोई टफ नहीं है। बताइए आया सबको समझ में, हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। एक मैं थोड़ा सा हट के न्यूमेरिकल दे रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा टाइम की लिमिटेशन की वजह से, तो इसको जल्दी से आप बना के दिखाइएगा। लिख लिया सारे लोगों ने? छोटा सा न्यूमेरिकल, ये जल्दी से बना के, बहुत आसान दे रहा हूँ मैं, जल्दी। ये तो बहुत आसान है। एफसीसी में रेडियस 4r इज इक्वल टू √2a होता है, हाँ या ना? तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2a/4, बस 120। मैं जानबूझ के दिया आसान क्वेश्चन कि जब भी रेडियस कहेगा, चूंकि इसके नेक्स्ट क्लास में मैं रेडियस पर बहुत अच्छा क्वेश्चन देने वाला हूँ। जब भी रेडियस कहेगा तो आपको यूनिट सेल का नाम लिखा रहना चाहिए, तो पिकोमीटर लिख देंगे। बताइए सबको समझ में आया, हाँ या ना? यही बीसीसी होता तो 4r इज इक्वल टू √3a हो जाता। समझ में आया सबको, बोलिए हाँ या ना? ये तो आसान क्वेश्चन था, बताइए आया? तो यस सर। हाँ Yes, sir. चलिए इतना पढ़ के रखिएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। ओके बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।